हाँ जी, बताओ। क्वेरी बताओ। नहीं है तो होमवर्क बताओ। वो लिख लिया विकास? हाँ, नहीं लिखा? वो लिखा उस पे 10 पे। आगे चिट्टू। रुकमा भाई पे लिख लिया था ना? ठीक है, ठीक है। बड़ा मिसलीनियस सा पॉइंट है, मैंने फिर इसके फैक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया, बहुत मिसलीनियस पॉइंट है। ठीक है। हम्म। अब सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। बताओ जरा सोच के, क्या सेक्शन 34 एसआरए एग्जॉस्टिव है? चलो वैसे बता दो। एक यस एक नो। नो, नो नॉट एग्जॉस्टिव। क्या लगता है? नो। नो। अरे क्वेश्चन क्या लगता है? वाई? उसके लिए एग्जॉस्टिव, हाँ ठीक है, वो तो किसी भी प्रोविजन के लिए कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट? डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओनली, अदरवाइज डिक्लेरेशन। डन। समझे कि नहीं समझे? ठीक हो गया। क्वेश्चन लिखो। वेदर सेक्शन 34 एसआरए इज एग्जॉस्टिव। क्वेश्चन मार्क डाल लेना। नीचे केस लो लिखो। लिखो वेरवा रेड्डी। डब्ल्यू सॉरी, VERWA, वेरवा रेड्डी, रमेर गावा रेड्डी, RAMER। एक ही पार्टी है, साउथ इंडियन नेम है ना? वेरवा रेड्डी, रमेर गावा रेड्डी, RAMERAGABA, रमेर गावा रेड्डी वर्सेस कोंडूरू, KONDURU, कोंडूरू शेषु, SESHU, शेषु रेड्डी। 1967 सुप्रीम कोर्ट। लिखो, द कोर्ट holds a double discretion, holds a double discretion under section 34 SRA, that is, even if the element of section 34 are proved, comma, the court may refuse to grant a declaratory decree। Full stop। section 34 is not exhaustive in itself, rather a declaration can be passed। बताओ कहाँ हो सकती है? और डिक्लेरेशन कहाँ करा सकते? 34 के अलावा कहाँ करा सकते हैं? क्योंकि ये बात तो क्लियर होगी कि एग्जॉस्टिव नहीं है, सेक्शन 34 इज नॉट एग्जॉस्टिव, और कहाँ करा सकते हैं? SRM डिक्लेरेशन का सिर्फ एक ही प्रोविजन, यानी दूसरे किसी एक्ट में जाना पड़ेगा। सोचो, किसी में जाओ। अंडर सेक्शन 9।
रीड विद ऑर्डर 7 रूल 7। राधा रानी बात नहीं, छोड़ो, बहुत मिस नहीं से रजिया बेगम को करवा दिया। ठीक। हाँ, जरा ये होमवर्क रखे हैं, ये होमवर्क पे आ जाओ। ये मांगलाल हो गया, रजिया बेगम हो गया। ये क्या था? पेक्यूनियरी राइट डिक्लेयर क्या था? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट से पेक्यूनियरी राइट्स और पेक्यूनियरी लायबिलिटीज अराइज होती हैं। तो ए अंडर सेक्शन 34 सूट डाल रहा है कि मेरे पास कुछ पेक्यूनियरी राइट्स हैं, तो क्या वो डिक्लेयर करा सकता है या नहीं करा सकता? हाँ बताओ। एक कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो? अच्छा ये हो गई। देखो जी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज के बीच में, लेट्स से ए एंड बी, ठीक है ना। कुछ पेक्यूनरी इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से, और दूसरे राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज होती हैं। ठीक है जी, पेक्यूनरी और कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज अराइज हो रहे हैं। तो एक बंदा जो है अपने पेक्यूनरी इंटरेस्ट के, देखो जी ये कॉन्ट्रैक्ट था और इस कॉन्ट्रैक्ट में ना मुझे कुछ पेक्यूनरी इंटरेस्ट मिले हैं, ये डिक्लेयर करवाने के लिए। समझ गए? सिंपल है सूट, ठीक है ना। आपने बताना है सेक्शन 34 में आप अलाउ कर रहे हो इसे या नहीं। अच्छा बोलो, सवाल समझ में आ गया ना? नो। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट से ही राइट एंड लाइबिलिटीज आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट से ही इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है जी। बस आप क्या कर रहे हो, वो जो इंटरेस्ट आया है आपके फेवर में, आप उसको डिक्लेयर करा रहे हो। कहाँ? सेक्शन 34 में ऐसा है। नो, नहीं करा सकते, ये लो नो, एक नो आ गया। नो, एक और नो, 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 यस, वाई नो? ये कोई भी पर्सन उसके उन राइट्स और लायबिलिटीज को ना डिनाई कर रहा है और ना इंटरेस्ट को क्या क्या बोला? कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा कि तेरे राइट्स और लायबिलिटीज अराइज हो रहे हैं। कोई डिनाई नहीं कर रहा, इंटरेस्ट टू डिनाई नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया तो ऐसा कुछ होता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी तो ध्यान से देखता ना। हाँ वो तो हो गया, देखो डिनाई तो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है ना। ये सर जो जो राइट्स जो है ये कोई लीगल फैक्टर नहीं ये कोई टाइटल नहीं है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट है बस। ठीक हो गया? नहीं होगा? चलो, एक नीचे लिखो, जरा आगे लिखो, एक्सेप्शंस। इस क्वेश्चन में ना हो गया, वो तो क्वेश्चन हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था, 4 लाइनें थी उसमें। ठीक है, ये डिक्टेशन को आप सम अप कर लो अपनी, सेक्शन 34 की। लिखो एक्सेप्शनल सूट्स टू सेक्शन 34।
ठीक है जी, लिखिए जरा डिक्लेरेशन अबाउट, नंबर 1 लिखो, ये एक्सेप्शंस लिख रहे हो आप, डिक्लेरेशन अबाउट right arising out of a contract. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, डिक्लेरेशन अबाउट पेक्यूनरी लायबिलिटीज। दोनों आगे इसमें एज अ राइट भी आ गया है, एज अ लायबिलिटी भी आ गया है। ठीक हो गया, देखो जरा, देखो ये एक बंदा है मिस्टर यू, ठीक है, ये एक बंदा है, इस मिस्टर यू को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मिलने वाली है, ठीक है, कैसे, अपनी अपनी जो फैमिली है, ठीक है ना, बीइंग क्लास 1 हेयर या बीइंग क्लास 2 हेयर जो है, वहां से नहीं, परंतु एक बहुत दूर की रिश्तेदारी से, ठीक है जी। हुआ क्या, कोई एपिडेमिक फैल गई, ठीक है ना, तो सीन क्या हुआ, वो दूर की फैमिली, ठीक है ना, भाई वो सारी की सारी खत्म हो गई, ठीक हो गया। अब प्रॉपर्टी कहाँ जाए, तो प्रॉपर्टी को खोजते हैं, तो उनको एक एक सक्सेशनिस्ट मिलता है, कौन, मिस्टर यू, ठीक हो गया। अब मिस्टर यू जो है वो, कि हाँ मेरा सक्सेशन का राइट है भैया, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा डिक्लेरेटरी सूट डाल रहा है, समझ गए। यस नो, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा, लो के ऊपर अच्छी पकड़, और एक बढ़िया अनबायस्ड, नॉन इंटरेस्टेड, इनडिफरेंट सेट ऑफ माइंड, बस यही है प्रिपरेशन। बस वो जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ अप्लाई करना है, एक बच्चे की कॉमन सेंस के जैसे, है नहीं, चलो ये लो, यस, हाँ जी, नो, जेटी क्या लगता है, नो, यस, यस, वाई यस, So इसको मेरा कि any person entitled to any right as to any property. ठीक है, इसका right arise हो गया ना। राइट टू प्रॉपर्टी। चलो ये अच्छा किया कि आपने टाइटल नहीं बनाया, ठीक है, आपने टाइटल नहीं बनाया, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का तो टाइटल ज्यादा बेस्ट रहता है। चलो और बताओ, यस वाले, और यस वाले कौन है, हाँ यही, और तीसरा कौन है, यही, वाह, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंशुअल एड इडम, हाँ नो, व्हाई नो, विकास क्या लगता है, ये ना सर सूट अगेंस्ट में ये है ना सर कि एनी पर्सन डिनाइंग इसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं करी ना का सो ये सर यू ये अप्लाई हो। सिंपल करो, ये कौन है, ये है स्पेस सक्सेशनिस्ट,
कोई स्पेस सक्सेशनिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं करा सकता। उसको प्रॉपर्टी मिली तो मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, वो सीन होता है। कोई टाइटल नहीं, इस वजह से मैं पूछ रहा था कि आपने टाइटल का नाम क्यों नहीं लिया। कोई टाइटल नहीं है। राइट इसको स्पेस सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन बाय चांस। ये काफी बार आ चुका, काफी बार पढ़ चुके हैं हम इसको। सक्सेशन मतलब बहुत बार पढ़ा था। सक्सेशन बाय चांस, सही। अगर लेट से ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में होता, यानी इस बंदे को प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती दूर की रिश्तेदारी से, तो फिर क्लास 1 क्लास 2 के बाद क्लास 3 ईयर भी होते जिसके अंदर स्पेस सक्सेशनिस्ट लिखे जाते। बट ऐसा नहीं लिखा गया, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी इतना बंटने के बाद आगे बचती नहीं कि मिस्ट्री यू को मिले, वहीं पे उनकी फैमिली में बट आ जाती बस जिसमें तो मिल गई ना उसको लोगों को। है। हाँ, फिर भी वो स्पेस सक्सेशनिस्ट को डिक्लेयर करवा रहा है, ये डिक्लेयर नहीं हो सकता। स्पेस सक्सेशनिस्ट मतलब कि मेरे पास सक्सेशन बाय चांस का राइट है, नहीं, ये डिक्लेयर नहीं हो सकता। मतलब प्रॉपर्टी आने के बाद ये तो डिक्लेयर करा सकते हो ना। अगेन प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाओ, आप स्पेस सक्सेशन डिक्लेयर नहीं करा सकते। ये ठीक हो गया, सिंपल। लिखो जरा, नंबर 2 पॉइंट बनाओ। डिक्लेरेशन 3, नंबर 3 बनाओगे ना। हाँ, डिक्लेरेशन एज टू मियर स्पेस सक्सेशन, स्पेलिंग देख लेना, लिखी हुई है, दिख रही है ना, ठीक है। सही, चलो। ये लो जी, इसी एग्जांपल पे आते हैं। दिमाग लगाना, ठीक है, और लिखना नहीं है, पहले डिसाइड करो कभी ना लिखने का और इसके अंदर लिख दो पहले। ठीक है जी, चलो। हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, जैसे बताया था कि बड़ी प्यारी इसकी वाइफ, इतनी प्यारी, इतना इतना लाड प्यार करती कि अगला 7 साल से ज्यादा हो चुका है, गायब हो गया है। नोबडी नोज, इसका नाखून तक नहीं मिल रहा, कहने का मतलब, ठीक है, सही। तो ये क्या करती है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अराइज हो गई है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ क्या है, ये एविडेंस का एक रूल है। अगर मान लो 7 साल तक के लिए कोई बंदा जो जनरली सुना जा रहा है, जनरली देखा जा रहा है, जनरली ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, ठीक है जी, अब वो उन लोगों के द्वारा जो जनरली ये सब सुनने का काम करते थे, उसको देखने का काम करते थे, उनसे वो 7 साल हो गए, ना तो देखा गया है, ना सुना गया है, ना ट्रांजैक्ट किया गया। तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम कर लेती है, कोर्ट प्रिज्यूम करती है क्या, कि भाई बंदा तो खत्म हो गया। ठीक हो गया। देखो इसके साथ बड़ी मुसीबत है, इतनी मेहनत करी थी इसमें, ठीक है, 7 साल गायब हो गए, अब ये इसको डेड डिक्लेयर करा के ताकि इसकी प्रॉपर्टी में भी ले लूं और फिर अपने सच्चे प्यार के साथ प्यार की पिंगी बढ़ा सकूं। ठीक है ना, ये क्या करती है, डिक्लेरेटरी सूट डालती है। कोर्ट को क्या बोलते हैं, अरे भैया डिक्लेयर कर दे, क्योंकि तू डिक्लेयर करेगा कि वो डेड हो गया तो अब मैं क्या विडो बन जाऊंगी उसकी, ठीक है ना, पहले प्रॉपर्टी अड्डाऊंगी, ठीक है ना, फिर दूसरा ब्याह रचाऊंगी। ठीक होगा। चलो, डिक्लेरेटरी सूट डल रहा है, यस नो, सेक्शन 34 का। नो। नो। हाँ जी, फटाफट रवि क्या होता है, यस, हाँ जी। यस यस, हाँ जी, यस, विकी, नो, वाई यस, यस का चौका मत। ठीक है, और यही है आगे, सिर्फ टाइटल होना काफी है डिक्लेरेशन के लिए। प्रॉपर्टी का राइट भी आ जाएगा ना अगर डिक्लेयर। हाँ, वाई नो, इस बात पे वो डिवोर्स ले सकती है कि वो 7 साल से ये नहीं हुआ, लेकिन अगर वो एज हस्बैंड डिक्लेयर करा सकता है
डिवोर्स का तो बनेगा ही ना। हाँ, रिलैक्स। वो ये नहीं बताएगी कि वो मर चुका है, वो ये डिक्लेयर नहीं करा सकती क्योंकि अगर हस्बैंड ये उसका डिनाई सब में से नहीं जुड़ा था। बताओ। सही हाँ कंफ्यूज हो गई थी। बोलो। तो दैट डिक्लेयर नहीं कर सकती डेथ डिक्लेयर, हाँ ठीक है, नहीं करा सकते। क्यों? जा सही रहे हो, बस अप्रोप्रिएट की बात है। प्रिजम्पशन रेज कर सकती है वो। कोर्ट ने तो प्रिजम्पशन अराइज कर ली। कोर्ट को वो प्रिजम्पशन अराइज करवाने के लिए कोई चीज डिक्लेयर कराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट की ड्यूटी है, वो तो डिक्लेयर, वो तो अज्यूम कर लिया कोर्ट ने। ठीक है ना। दो बच्चे सवाल तक पहुंचे, एक से सवाल क्या था? टाइटल तो हो गया, लेकिन इस टाइटल को डिनाई करने के लिए कोई बंदा है? कोई बंदा इंटरेस्टेड है? नहीं। फिर डिक्लेरेशन का सूट नहीं बनेगा। ठीक हो गया। जो प्रिजम्पशन है, यस इट इज द प्रिजम्पशन व्हिच इज जनरली प्रैक्टिस्ड बाय द कोर्ट ओनली। अगर जो हस्बैंड है हाँ। उसके पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो तो उसके पेट क्या? हस्बैंड के पेरेंट्स हो, हाँ। माता पिता हो उसके, वो हाँ। तो डिनाई कर सकते हैं। नहीं, नहीं, जो उसका है वो तो मिलेगा ही उसको। देखो सेक्शन 34 में डिक्लेरेशन कहाँ डाल रहे हैं? जहां पर सामने वाली पार्टी डिनाई कर रही है या वो कर सकती है डिनाई। लीगल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अगली पार्टी की भी। इन जनरली लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना। जो वाइफ का है वो वाइफ का है। मेरे मना करने से क्या होगा? कोर्ट मना कर देगी? नहीं। ठीक होगा। डिनाइंग का मतलब है कि हाँ उसके पास, सामने वाली पार्टी के पास सच में ऐसी कैपेसिटी है, कल को वो मेरा नुकसान कर सकता है, लीगली नुकसान कर सकता है। तब डिक्लेरेशन का बनेगा। वो आपस में चिढ़ने और गुर्दे की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है ना, ये सेक्शन उसकी बात नहीं कर रहा। कि दो भाई हैं, दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों भाई एक दूसरे से चिढ़ते हैं, तो दोनों भाई जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टी क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है ना, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट पूछे क्यों डिक्लेयर करा रहे हो? जी आओते जाओते मेरे सांस मारा है मेरी प्रॉपर्टी में। बोले जी मैं भी नहीं कर रहा हूँ, यो भी मेरी प्रॉपर्टी में सांस मारे। ठीक है ना, कोर्ट बोलेगी कोर्ट लगा के भाग जाओ ऐसे। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप ना तो डिनाई कर सकते हो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को, ना ही आप इंटरेस्टेड टू डिनाई कर सकते हो। कभी कभी तक के लिए चढ़ते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी तक के लिए, आगे आने वाले किसी भी समय तक के लिए ना तो आप डिनाई कर सकते हो। ठीक है। अगेन मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके तो हाँ आ गया, मैं तो चिढ़ गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। बट क्या मैं अपनी चिढ़ लेके कोर्ट में जा सकता हूँ क्या? क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद तो लीगली चैलेंज करना पड़ेगा उसका टाइटल। ठीक है ना। मेरा क्या लीगल इंटरेस्ट है? नथिंग। बाबूजी पहले अलग अलग करके दोनों भाइयों को। ठीक है, उनको उनको पता था कि लक्षण ऐसे खराब है। लेट्स से उनके बच्चे हो गए आपस में, क्या वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकते हैं? छोटे भाई के बच्चे, बड़े भाई के बच्चे आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी, हालांकि चिढ़ते वो भी, ये चिढ़ने की परंपरा चल पड़ी है उनके उनके खानदान में। क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे। सो दीज पर्सन आर नॉट इंटरेस्टेड इवन टू डिनाई द टाइटल या फिर राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं। ठीक हो गया। सही। इस वाले केस में, ठीक है ना, अब ये टाइटल है, ठीक है ना, टाइटल की तो बात है। सही। क्या? कि भाई विडो होना या फिर मैरिड वाइफ होना, ये एक टाइटल की बात है, बट हु इज डिनाइंग? नोबडी इज डिनाइंग। कोई बंदा इंटरेस्टेड टू डिनाई है? फैक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आया। ट्रिपल है। चलो आगे आ जाओ। हाँ जी, स्टेटस डिक्लेयर करा रहा है। फिर स्टेटस के ऊपर शायद सवाल भी पूछा होगा कि स्टेटस क्या, ये बंदा पूछा था। अपना स्टेटस डिक्लेयर करवा रहा है। आई एम दी सेलिब्रिटी इन द सोसाइटी ऑफ रोहतक। ये छोटा टाउन में मैं एक बड़ा आदमी। जब मैं इंडिया के नक्शे पे जाता हूँ और रोहतक के नक्शे में मैं अपना नाम लिखता हूँ तो ये रोहतक छोटा पड़ जाता है, मेरा नाम पूरा आता ही नहीं। मैं इतना बड़ा हूँ। स्टेटस डिक्लेयर करा रहा हूँ, बताओ। यस नो, चलो एक नो। नो 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 नो। शाबाश, वाई नो?
नहीं डिनाई शाबाश, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इसका नाम चाहे नक्शे में ना हो, ठीक है ना। वो देश से बड़ा हो सकता है, अपने को क्या है, पड़ा रहेगा, है ना। एक बार एक शेर गया, उस शेर ने दारू पी ली थी, लोमड़ी के साथ और सियार के साथ बैठ के दारू पी रहा था। दारू पी के और लोमड़ी ने और सियार ने वो चढ़ा दिया, अरे आप तो जंगल के राजा हो, आप दाड़ मारो, बताओ क्या होते हैं, गीली पीली हो जाती है, ठीक है जी, वो देखो ऐसे ऐसे हो जाता, वो चढ़ गया, ठीक है जी। अब वो बाहर निकला, जो भी अपनी गुफा थी जहाँ वो बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, वो बाहर निकला, उसको आगे खरगोश मिला, उसने खरगोश को पकड़ा, पता जंगल का राजा कौन है, वो बोला हुजूर आप, ठीक है ना, हाँ, वो और चढ़ गया, अच्छा। फिर वो आगे निकला, उसको आगे एक भेड़िया मिला, उसके मारे दो थप्पड़, और जंगल का राजा कौन, हजूर आप, और कौन, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, आप ही हो, आप वैसे पूछ लेते हैं, आप ही तो जंगल के राजा। आगे चित्ता मिल गया, वो भी पीट दिया, ठीक है जी, वो बोला हजूर आप हो, ठीक है जी। आगे और दूसरे जानवर मिले, ठीक है जी, चलो आगे जाओ, था आगे गजराज जा रहा था, ठीक है जी, उसने बोला, उसकी सूंड पे हाथ लगा, बता जंगल का राजा कौन है, तू बता, तेरी बारी है, ठीक है जी। उसने सूंड में यूं पकड़ा, दो बार सिर ठोक कर यूं फेंक दिया, ठीक है जी, सही। जब दो चार लगे, शेर का दिमाग ठिकाने आया, बोला यार आराम से बोल देता, मना कर देता है, पीटने की क्या जरूरत थी, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को भयम हो भाई, स्टेटस टूटस की हो, कोई बात नहीं, बट ये डिक्लेरेशन नहीं डल सकती। वो गजराज है, ठीक है ना। कोर्ट क्या क्या डिक्लेयर करके देगा, हाँ यू आर दी सुपीरियर टू दी अदर रिमेनिंग बीइंग्स ऑफ द सोसाइटी, नो, ठीक, सही है ना। सुपरस्टार हूं मैं, सुपरस्टार, मैं तो पड़ा रहा है, क्या होगा, है ना। एक एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्यूटी मोरल प्रिंसेस बॉलीवुड में, बॉलीवुड में थी, ठीक है जी। तो वो सबके बारे में कुछ 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 कहती थी, ठीक है ना। तो उसने रिगार्डिंग द ब्यूटी जो है ऐश्वर्या राय को भी टिप्स दी थी, ठीक है जी। और जैसे और जो भी ब्यूटी पेजेंट है जिन्होंने मेहनत करके अपनी वो जीती है, चाहे ऐश्वर्या राय हो और लारा दत्ता हो और ये प्रियंका सुष्मिता सेन, इनको वो बता रही है कि हाउ टू वियर द मेकअप, यू नो व्हाट काइंड ऑफ कॉस्मेटिक दे शुड यूज, सही। तो अब ऐश्वर्या राय से ऐसे पूछते हैं तो बोलती है हु, चलो नाम दोबारा से पूछते हैं कि ये हु, ठीक है ना, नो डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, जिसको जो अपने आप में वहम करना रहता है। चलो कौन सा नंबर का पॉइंट लिख रहे हो, लिखो, चार लिखो। अ सूट बाय वाइफ टू डिक्लेयर दैट हर हस्बैंड इज डेड in case he remained unheard slash unseen for 7 years। अच्छा चलो, मैं विकास के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। विकास ने सवाल पूछा था इसी केस के अंदर, लेट्स से उसके माँ बाप जिंदा हो, सही, जो उस वाइफ का या जो जो भी प्रिज्यूम कर लिया कोर्ट ने, लेट्स से उसको विडो प्रिज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम करने की कोर्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेट्स से प्रिज्यूम कर लिया है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हिंदू मैरिज लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से पढ़ोगे, हिंदू मैरिज एक्ट को, क्या वाइफ हस्बैंड के मरने के बाद प्रॉपर्टी वाइफ को मिलती है, हस्बैंड की, आपने हिंदू ने तो नहीं किया था ना,
ठीक, फिर मैं माफ कर देता हूँ आपको। बताओ। नहीं, जिन्होंने पढ़ा उनसे सवाल, ठीक है ना? नहीं मिलती, नहीं मिलती। अरे वो बॉलीवुड वाले तो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेजी लोग फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है ऐसा। मैं इसी कारण से स्पेसिफिक आपको बोला कि हिंदू मैरिज एक्ट अगर आप सक्सेस एक्ट के साथ रीड करते हो तो सिंपल, सही। लेट्स से अब जैसे माँ बाप आ गए, नहीं सेपरेट सेपरेट है, डिनाई करने में कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है। लेट्स से शादी इस प्रकार की है या फिर उस हस्बैंड का कोई भी नहीं है, ले दे के वाइफ ही थी, ठीक है, प्रॉपर्टी विल के थ्रू उसको मिल गई, ठीक है ना? अब दो बंदे आ गए हैं, कहीं दूर के दो भाई आ गए हैं उसके पति के, जो 7 साल से अनअर्ड है। अब वो आ गए कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है, उसके भाई है। क्या अब वो डिक्लेयर करा सकती है? क्यों? क्योंकि अब दो कुछ बंदे आ चुके हैं जो इवन इंटरेस्टेड इन डिनाई, जो मना कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड टू डिनाई। सिंपल रहेगा। ठीक हो गया? अभी जो आपको फैक्ट बताए थे उसके अंदर कोई भी नहीं, नहीं है तो ठीक है, सही। ऐसा क्यों है? वो फिर खाम खा वो लिटिगेशन बढ़ेंगी। तो कोई मना करता हो तो हुआ ना, कोई मना ही नहीं कर रहा तो क्यों खाम खा हीरो बन रहा है ना? चलो लास्ट लिखो पॉइंट, सूट फॉर डिक्लेरेशन। फॉर सीकिंग डिक्लेरेशन about the status of the person। ठीक है जी, ये आपका एक्सेप्शन की लिस्ट खत्म हो गई। मेरे हिसाब से सेक्शन 34 खत्म हो चुका है। इसको पढ़ लेना, कोई सवाल जनरेट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? कल का जो आपको होमवर्क कराया था उसमें आपने सवाल नहीं पूछा है, पढ़ लेना। पढ़ोगे तो जनरेट होगा सवाल माइंड में, नहीं तो नहीं होगा। ठीक हो गया? चलो भैया आगे आ जाओ। सेक्शन 36, कोशिश करना। सेक्शन 18 क्या है? मैं रोज पूछ रहा हूँ। हाँ शाबाश, ठीक है जी। 19, 19 असली हो, पढ़ तुम भी नहीं रहे। डेली डेली मास्टर की ड्यूटी लगा दो, ये हमने सुना और हम सुने। पढ़ नहीं रहे हो। 15 का जो 15 में लिखा है उसका 22वां वर्षा 19 में लिखा है। ठीक है, चलो 26 क्या है? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। 27 सीजन, 28 प्रेसिजन इन द केस ऑफ वेंडर परचेजर, वेंडर और लेसर। ठीक है जी, 28 हो गया। 29 की जरूरत नहीं है। 31 में क्या था? किस केस में? ठीक है चलो इतना तो पूछो। 32 छोड़ दो। 33, 33 तो 33 का तो और भी होमवर्क बताए थे। गुल खान वर्सेस लाखा, खान गुल वर्सेस लाखा, गुल खान नहीं, खान गुल वर्सेस लाखा केस नहीं पढ़ रहे। चलो आगे आ जाओ। असली हो भाई सब, असली असली है। हाँ, पार्ट 3 प्रिवेंटिव रिलीफ, चैप्टर 7 इंजंक्शंस इन जनरल। ये कैसे रिलीफ है? प्रिवेंटिव। प्रिवेंट क्या होता है? प्रिवेंट करना,
बचाना, रोकना सर। प्रिवेंटिंग द अदर, हाँ ये थोड़ा सा ठीक है, इसका गलत नहीं है रोकना, लेकिन लॉ में जो है ना इसका बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स के अगर हम यूज करेंगे तो वो बचाना है। ठीक हो गया? अगर आपने अपनी कोई चीज बचानी है तो सामने वाली पार्टी को पर्टिकुलर काम करने से रोकना पड़ेगा। ठीक हो गया? चलो आगे आओ। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड? Preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary or perpetual. Wow, कैसे होगा? कोर्ट करेगा कैसे? अपनी डिस्क्रिप्शन से। और कैसे? टेम्परेरी या फिर परपिचुअल, या तो टेम्परेरी या फिर परपिचुअल। सेक्शन 37 टेम्परेरी एंड परपिचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शंस आर सच as are to continue until a specific time or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of the suit and are regulated by the CPC 1908। इसलिए मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा इसका। ठीक है? साफ साफ एसआरए के सेक्शन 37(1) ने बोल दिया है क्या कि क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है और किसी भी स्टेज पे दे दी जाती है और रेगुलेट करी जाती है खाली सीपीसी के द्वारा। ऑर्डर कोई सेक्शन भी है मेंशन तो है, लेकिन मतलब जैसे 39 डिफाइन कर रहा है ना वैसे डिफाइन नहीं कर रहा। एक सेक्शन है जिसके अंदर कह रहा है कि भैया अगर ऐसे इंजंक्शन ले लिए तो फिर फाइन भी लगेगा। फाइन लगाने की बात करता हूँ। दो सेक्शन है। चलो नंबर 2, परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब होता है परमानेंट। परपीचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड by the decree made at the hearing। yes, जो परपीचुअल इंजंक्शन है वो डिक्री के साथ दी जाती है। ठीक है ना? टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर आता है, सूट डिक्लेयर नहीं किया जाता टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए। ठीक है? टेम्परेरी इंजंक्शन की सिंपल एप्लीकेशन लगती है। ठीक है जी? वो सूट सुनने से पहले, वो सूट की कार्रवाई शुरू करने से पहले, इवन सूट का एक भी लाइन सुनने से पहले सिंपल सबसे पहले एप्लीकेशन डिसाइड करी जाती है। ठीक होगा? सिंपल। लेकिन जब हम परपीचुअल इंजंक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखना ये क्या है, ये डिक्री ही है, यानी यह इंजंक्शन देने के लिए सूट डिसाइड करना पड़ेगा। चलो। मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट। यस, यह ऑन मेरिट आता है। परपेचुअल इंजंक्शन ऑन मेरिट ग्रांट करी जाती है, यानी डिसीजन, देखो डिसीजन तभी बोला जाएगा जब ऑन मेरिट आएगा। द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपीचुअली एंजॉइंड। ठीक है जी? और डिफेंडेंट इस कारण से परपीचुअली परमानेंटली एंजॉइंड फ्रॉम द असर्शन ऑफ ए राइट। ठीक है जी? उसको परमानेंटली एंजॉइड कर दिया जाता है किस चीज से? कोई भी राइट जो वो असर्ट करे, अवेल करे अपने लिए, और फ्रॉम कमीशन ऑफ एनी एक्ट, या फिर कोई उसको काम करने से रोक दिया जाता है, इंजंक्ट कर दिया जाता है उसको, विच वुड बी कॉन्ट्रेरी टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। कौन सा एक्ट या फिर कौन से राइट अगर वो अवेल कर लेगा जो कि प्लेंटिफ के राइट से कॉन्ट्रेरी है। ठीक है? प्योर डिस्क्रिशन है भैया। सिंपल राइट लिख के आपको बता दिए, बाकी सारी आपकी लीगल रीजनेबल हाइपोथिकेशन। ठीक हो गया? दोबारा से पढ़ देता हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट करी जा सकती है केवल डिक्री के साथ में। ठीक है जी? जो कि हियरिंग पर और मेरिट पर बेस होगी किसी सूट के। जो डिफेंडेंट है इस डिक्री या फिर इस इंजंक्शन के साथ, उसको परमानेंटली रोक दिया जाएगा कि वो अपने राइट असर्ट करे या फिर वो कोई एक काम करे। ठीक है जी? जो कि कॉन्ट्रेरी हो जाएगा राइट ऑफ द प्लेंटिफ से। ठीक हो गया जी? रेस्ट जहां पर भी आपके दिमाग में सवाल बने, मैं तो ये चाहूंगा कि आप हाइपोथिकेट करने के बजाय या तो पहले रीजनेबल या लॉजिकल हाइपोथिकेशन सीखे, तब तक जब तक वो नहीं आती है तो आपने सिर्फ हाइपोथिकेशन के नाम पे इस सेक्शन के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट समझना है। ठीक हो गया? चलो, परपीचुअल इंजंक्शन फिर आ गया। परपीचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, कब ग्रांट करी जाएगी? subject to the other provision contained in or referred to by this chapter। एक perpetual injunction
ग्रांट करी जा सकती है प्लेंटिफ को के टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, के कोई मतलब प्रिवेंट बचाया जा सके किस चीज को, ब्रीच ऑफ किसी ऑब्लिगेशन को एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, जो प्लेंटिफ के फेवर में एग्जिस्ट करती है, वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लेना, चाहे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। When any such obligation arisen from a contract, जब ये वाली obligation किससे arise होती है, किसी contract से, the court shall be guided by the rules अब जो कोर्ट है वो गाइड होगी किससे, रूल्स के द्वारा और प्रोविजंस के द्वारा, इन चैप्टर 2, ठीक है ना, जो कि चैप्टर 2 में लिखा गया है। चैप्टर 2 में क्या था सारे में, हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, सही, गुड, सिंपल। वहां जो रूल्स लिखे हैं ना, उन रूल से ये वाला सेक्शन गाइड हो रहा है, वो भी कब, जब यह ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, when the defendant invades or threatens to invade the plaintiff, तीसरा कब दिया जाएगा, जब डिफेंडेंट या तो इन्वेड करता है, इन्वेजन, इंट्रूजन, इन्वेजन, ट्रेसपास, जो भी, या फिर धमकी देता है कि वो इन्वेड करेगा क्या, प्लेंटिफ के राइट के अंदर, या प्लेंटिफ के इंजॉयमेंट के अंदर, या प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के अंदर, द कोर्ट में ग्रांट ए परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। अब इस केस के अंदर निम्नलिखित उदाहरणों में जो कोर्ट है वो परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट कर देगी प्लेंटिफ के फेवर में एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। क्या है पहला केस, जहां पर डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ, जहां पर डिफेंडेंट कौन है, खालस ट्रस्टी है, और प्रॉपर्टी किसकी है, प्लेंटिफ, और उसकी प्रॉपर्टी पे खड़ा हुआ है, ठीक है जी, डन, सिंपल, इन्वेड कर दिया उसने, ठीक हो गया। चलो, बी, जहां पर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एसरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज, ठीक है जी, जहां पर कोई भी तरीका नहीं है कि अंदाजा लगाया जा सके कि एक्चुअली में कितना डैमेज हुआ है, और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय द इन्वेजन, या फिर इस इन्वेजन से कितना हुआ होगा, ठीक हो गया, बस परपेचुअली इसको इंजंक्ट कर दो भैया, ठीक हो गया। अगेन ये नहीं बोला जा रहा कि कंपनसेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ इंजंक्शन मिलेगी, कंपनसेशन अलग मिलेगा, ये तो प्रिवेंटिव है, आगे ऐसा नुकसान ना हो इसलिए आज ही आपको इंजंक्ट करना पड़ेगा उसको। तीसरा केस, जहां पर इन्वेजन इज सच दैट, ऐसा इन्वेजन है कि कंपनसेशन इन मनी वो एडिक्वेट रिलीफ आपको नहीं प्रोवाइड करवाएगा। डी, जहां पर इंजंक्शन नेसेसरी हो जाए ताकि प्रिवेंट बचाया जा सके मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को, ठीक है जी, एक आदमी दूसरे आदमी प्लेंटिफ का नुकसान कर रहा है डिफेंडेंट, ठीक है ना, कंपनसेशन सब कुछ दिलवा दिया, लेकिन परमानेंटली इंजंक्ट नहीं किया, हुआ क्या, नया नुकसान करेगा, फिर वही केस आएगा, दोबारा से आ जाएगा, बट क्या उसके ऊपर एडजुडिकेटर लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि नया नुकसान हो तो, ठीक हो गया। इस कारण से क्या बोलते हैं, परमानेंट इंजंक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो, ये लो, ये किसी की प्रॉपर्टी थी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, परमानेंट इंजंक्शन दे दी है, परमानेंट इंजंक्शन डिग्री के साथ आएगी, ऑन मेरिट आती है परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है ना, केस का डिसीजन ही है ये, ठीक हो, हाँ, टेम्परेरी तो देखो ऑर्डर में मिलती है, केस में ही मांगोगे, केस तो आप इंस्टीट्यूट करोगे ही करोगे, ठीक है ना, उस केस के अंदर कि जब तक ये पर्टिकुलर आप डिसाइड ना कर दो कि टेम्परेरी इंजंक्शन दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है ना, तब आप एड इंटरिम इंजंक्शन भी मांग सकते हो, ठीक है ना, फॉर अ व्हाइल, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना जो है आप इसको स्टे लगा दो इसके ऊपर, एंटाइम स्टे जिसको बोलते हैं। अब अगेन, अब ये टेम्परेरी इंजंक्शन का फिर वो 39 में कूदना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन खालिस एप्लीकेशन ना होकर उसके साथ एड इंटरिम इंजंक्शन भी है, ठीक है ना, उसके स्वयं के अंदर एक ऑर्डर, एक जनरल ऑर्डर जो कि जजमेंट जैसा प्रभाव रखता है, और दूसरा उसके अंदर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी है, ठीक हो गया, जो इंटरलोक्यूट करता है बिटवीन द स्टेजेस ऑफ द केस, ठीक हो गया, वो देखना पड़ेगा, वो देखो फिर सवाल लेके आना, सही। चलो जी, इधर देखो हमने क्या बोला कि भाई मान लो परमानेंट इंजंक्शन जैसा कोई भी प्रिवेंटिव रिलीफ नहीं होता
तो होता क्या, ये केस नंबर 1 था, ठीक है ना, मैं हाल फिलहाल इस पे डॉट लगा रहा हूं, ये फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगेन दूसरा केस जाएगा P वर्सेस D, ठीक है ना, अगेन से कंपनसेशन मांगेगा वो, ठीक है, रेसिड्यू डेटा तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक प्रिवेंटिव रिलीफ है, कोर्ट ने डिक्री देते समय सख्त हिदायत दी किसको, डिफेंडेंट को, कि तेरे को परमानेंटली इंजंक्ट कर रहे हैं, तू इन्वेड नहीं करेगा उसकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। और तेरा लेना देना क्या है, तू कैसे धमकी देता भाई, तूने कैसे धमकी दे दी, तू इन्वेड कर देगा उसकी प्रॉपर्टी में, आई एम द ट्रस्टी, देन व्हाट, प्रॉपर्टी किसकी, प्लेंटिफ की, तू सिर्फ ट्रस्टी है, तेरे ट्रस्ट पे प्रॉपर्टी छोड़ी, तू मालिक नहीं है, तो कैसे उसकी मर्जी के बिना खड़ा हो गया प्रॉपर्टी में, समझ पा रहे हो ना। चलो लेट्स से इस तीसरे केस में प्लेंटिफ वर्सेस ये वाला जो केस चल रहा था, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। डिक्री के साथ में कंपनसेशन, डैमेजेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा सब के साथ में हमने परमानेंट इंजंक्शन भी दे दी है, सही। लेकिन ये जो डी है ये स्टोन हेड है, ये क्या करता है, मानता नहीं है, फिर और नुकसान करता है। अब पी चौथा केस लेकर आया है, सिर्फ इस सिचुएशन में पूछ रहा हूं, ठीक है ना, पी वर्सेस डिफेंडेंट, सेम चीज के लिए अगेन दोबारा से कंपनसेशन मांग रहा है, बताओ रेसिड्यू डेटा लगाओगे, यस नो, नो, यस, यस, रवि, यस, जेटी, यस, विकास, नो, वाई यस, यस वाले, ये मिसले ने सवाल पूछा, ठीक है ना, अब मुंह से निकली है कि भाई सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट ये सारे के सारे आएंगे, लिमिटेशन आएंगे, तो फिर फर्ज पूरा तो करना है। हाँ वाई यस, वाई नो, बिकॉज, और नो कौन सा है, नो, नो बताओ वाई, सर दोबारा अगर उसका नुकसान हुआ तो देखो सभी केसेस में दोबारा नुकसान हो रहा है, सभी केसेस में दोबारा नुकसान हो रहा है। हाँ विकास क्या लगता है, वाई नो, सर एक्सपोजर पर्सन यस, ठीक है जी, हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी बन गया है वो अलग से, एक बढ़िया केस तैयार हो गया, कंटेम्प्ट कोर्ट यानी कोर्ट के आदेशों की अवमानना करना, परमानेंटली इंजंक्ट कर दिया था उसको कि तू दोबारा से ये बकवास नहीं करेगा, वो नहीं माना, ठीक है ना, अब कोर्ट और अच्छे तरीके के साथ उसके साथ पेश आएगा, ठीक हो गया। चलो आ जाओ, तो सर ऐसे किसी में होगा क्या, दोबारा से होगा किस, किसमें, कोर्ट आगे किसमें, इसमें, लास्ट अभी इसमें, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेजेंगे इसको, जेल में जाएगा, ये सिविल केस को सिविल केस नहीं रहने देना चाहता तो कोई बात नहीं, कोर्ट भी बाउंड नहीं, कोर्ट इसको सिविल की तरह ट्रीट ही नहीं करेगी, चल जा यात्रा करके आ, इसको धाम पे भेज देंगे, ठीक हो गया, डन, सिंपल, सही है। परमानेंट इंजंक्शन बिक्री ही होती है, ठीक हो गया, कॉमन सेंस वाले जिन्होंने सीपीसी पढ़ी है, एक केस, एक इशू, एक केस, देयर कैन बी मेनी इश्यूज, ठीक है ना। चलो लेट्स से 10 इशू है, बताओ, जजमेंट तो एक है, मैं ये नहीं पूछूंगा 10 जजमेंट ऐसे, ठीक है ना, वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं पूछ सकता हूँ, मान लो अगर हायर के बच्चे हो मेरे पास बैठे हो, ठीक है ना, मैं पूछूंगा बताओ 10 जजमेंट, एक जजमेंट, तो मुझे वो स्पेसिफिक बताएंगे कि जजमेंट तो एक, लेकिन इसके अंदर 10 इश्यूज के ऊपर 10 जजमेंट, ठीक है।
मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ 10 इशू बनाए हैं उसने, जज ने, 10 के 10 इशू को लिखेगा, जज करेगा, या उनमें से कुछ एक को करेगा? तो वो डिपेंड करता है, मतलब अगर क्या पता एक कि और इलेक्शन के चक्कर में बाकी सब दे रहे हैं। नहीं समझ रहे? नहीं सर, सबको लिखेगा। 10 इशू अराइज हो चुके हैं, कह रहा हूं 10 इशू, इशू फ्रेमिंग हो चुकी है 10, ठीक है जी। 10 के 10 डिसाइड करने पड़ेंगे उसको, या एक आधा अपनी मर्जी से डिसाइड कर देगा? सारे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया, सिंपल, पूरी जजमेंट के साथ आएगा, ठीक है ना। किसी के माइंड में ये हो कि भाई प्रिवेंटिव इंजंक्शन का सूट मतलब सिर्फ यही यही मांगेंगे, नहीं, एसआरए में जितने भी रिलीफ बनते हैं वो मांगेगा, प्लस प्रिवेंटिव रिलीफ, ये जस्ट अनदर स्पेसिफिक रिलीफ है और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। इसमें हवा बनाने की जरूरत नहीं है इसका, ठीक है जी। कंपनसेशन बनता है, कंपनसेशन मांग लेगा, डैमेजेस बनते हैं, डैमेजेस मांग लेगा, ठीक है ना। रिकवरी पोजीशन बनता है, वो मांग लेगा, रेसिजन मांग लेगा, रेक्टिफिकेशन मांग लेगा, ठीक है ना। जो कुछ मांगना हो वो अपना मांग लेगा। चलो सीपीसी में भी बनते हैं, वो क्या बोलते हैं अपना रिलीफ बनते हैं, उसके थ्रू मांग लेगा। कॉन्ट्रैक्ट में बनते हैं, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट से अराइज है, ठीक है ना, तो वो भी मांग लेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लेगा, लगे हाथ परपेचुअल इंजंक्शन भी मांग लेगा। ये सारी की सारी चीजें कैसे आएगी? वाया डिक्री आएगी, ठीक है ना, वाया ऑर्डर नहीं आएगी, वाया डिक्री आएगी, ठीक हो गया। आओ, मैंडेटरी इंजंक्शन जब टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट कराना हो, इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस, तो कई बार कोई काम करवाने की, उसको कंपेल कराने की आवश्यकता हो जाती है, जरूरी हो जाता है कि कंपेल करें किसी परफॉर्मेंस को, किसी सर्टेन काम की, सर्टेन एक्ट की, विच द कोर्ट इज कैपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, जिसके लिए कोर्ट सेल्फ सफिशिएंट है, कैपेबल है कि वो एनफोर्स करा सकती है, ठीक हो गया। हाँ, द कोर्ट में इन इस डिस्क्रिप्शन, कोर्ट जो है अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मेक अंडरलाइन कर लेना, ग्रांट एन इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट कर देगी टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट, कि भैया एक तो प्रिवेंट कर जा, तू ब्रीच मत कर, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर, ऑल्सो कंपेल कर देगी परफॉर्मेंस किसी रिक्विजिट एक्ट का, ठीक हो गया। चलो जरा इन्वेजन कर लेते हैं, ठीक है, अगेन याद आ जाएगा आपको ये, मैं बस वो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। ये भाई दो प्लाट है, ठीक है ना, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ठीक है, सही। चलो ये कॉमन दीवार है, ठीक है, सही है। चलो बी ने छज्जा निकाल लिया, देखो ये निकाल लिया छज्जा, छज्जा समझ गया ना, सही, इन्वेट कर दिया, सही है। चलो मैं हटा देता हूँ छज्जे को, छज्जे का इशू नहीं है, ठीक है। चलो अगेन ये लो जी, ये लो, वही बीमारी थी, ये स्विमिंग पूल बहुत बनाता है ये, और दबा दब पानी भर दिया इसे। ठीक है जी, सही है। सीपेज आ गई है, टूटी फूटी नहीं है दीवार, कोई तरह कुछ नहीं, सीपेज आ गई, सीलन आ गई, लेटर तो चली गई, ठीक है। बताओ इन्वेजन, यस नो, एक नो आ गया। यस, हाँ, ईशा, नो, जेटी, यस, वर्षा, यस, विकास, यस, वाई नो, पढ़ते नहीं ना, पढ़ते नहीं ना, डायरेक्ट में ध्यान होना चाहिए। देखो चलो चिंटूज, मैं निशान लगवाता हूँ, उंगली, चलो कहाँ गया, देखो ये नंबर 3 बेरेट में, देखो अपने में, इन्वेड द प्लेंटिफ राइट टू और इंजॉयमेंट, इन्वेजन टू इंजॉयमेंट, ठीक हो गया।
उस प्रॉपर्टी का लेट्स से घर बनाया हुआ है ए ने, तो क्या यूज करेगा, रेजिडेंशियल यूज या रेजिडेंशियली उसको एंजॉय करेगा वो। सीलन चली जाएगी तो रेजिडेंशियली एंजॉय नहीं कर पाएगा। मेरा मन है मैं बाबा जी की फोटो टांग लूं रहा कील ठोक के, लेकिन अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। मैंने इस दीवार पे टाइल लगवाई थी या बड़ा महंगा पेंट लगवाया था, ठीक है जी, वो झड़ रहा है, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। यस देयर इज इन्वेजन। इन्वेजन सिविल कर रहे हो आप, कभी किसी ने वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी में पैर घुसा के लड़ाई मार काट शुरू कर दी, बहुत जल्दी एक्शन पे आ जाते हो। सिंपल है। चलो अब देखो स्विमिंग पूल बना लिया, बना। ए सूट डालेगा, मैं ये नहीं पूछूंगा क्योंकि बहुत बार एक्सरसाइज कर चुके हो, बताओ कौन कौन सा सूट डालेगा, फिर अलग अलग बताओ, फिर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। वो सारे के सारे तो सूट है ही है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो अपना 37-38 है उसकी बात कर रहा हूँ। सिर्फ परपेचुअल इंजंक्शन मांगेगा या मैंडेटरी इंजंक्शन भी मांगेगा, है ना। परपेचुअल प्लस मैंडेटरी दोनों मांगेगा। कैसे, एक तो परमानेंटली इंजंक्ट करवाएगा इसको, ठीक है ना, नहीं भाई यहां तू नहीं बना सकता स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल तूने बनाना है, अरे सारा प्लाट खाली रहा है कहीं भी बना ले, तू ये दीवार में क्यों स्विमिंग पूल बना रहा है, ये क्या खास है। ठीक हो गया, सही। यहां से उसको परमानेंटली इंजेक्ट कराएंगे, प्लस जो नुकसान हुआ है यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने से, ठीक है ना, तो इस नुकसान को कवर कराने के लिए कुछ सर्टेन एक्ट्स हैं, ठीक है ना, जिनकी परफॉर्मेंस एनफोर्स करानी पड़ेगी। किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। और कोर्ट ये काम कैसे परफॉर्म करवाएगा, ये एक्ट कैसे परफॉर्म कराएगा, मैंडेटरी इंजंक्शन लगा के। ये सर्टेन एक्ट या सर्टेन परफॉर्मेंस उसके ऊपर मैंडेट कर देगा कोर्ट, कि एक तो परमानेंट इंजंक्ट हो गया और प्लस ये ठीक करके दे, मैंडेट है तेरे ऊपर, ठीक करके दे, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, ठीक है ना, ठीक करके दे। अब इसका काम सिर्फ इस स्विमिंग पूल को पाटना पाटना नहीं रह जाएगा, पाटा समझते हो ना, है ना, रेत मिट्टी या फिर उसने मलबा डाल दिया और ऊपर से ऐसे ठोक दिया ना, ये जो पानी डाल के इसने पूरी दीवार का जो सत्यानाश किया है, ठीक है ना, इसको ठीक करेगा वो। सही हो गया, सिंपल। चलो ये हो गई आपकी दोनों की दोनों इंजंक्शन, सिंपल है। मैंडेटरी इंजंक्शन में कोर्ट आपको कोई काम करने के लिए आदेशित करेगी, ठीक है। परमानेंट इंजंक्शन में बस आपको इंजंक्ट किया जा रहा है, सिर्फ प्रिवेंट किया जा रहा है, आपको कोई काम आपको नहीं करना सर्टेन। मैंडेटरी में कोई सर्टेन काम आपको करना, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो बड़ा ही मिसलीनियस है, इसमें क्या लिखूं। चलो आओ जरा क्या, देखो 36 में क्या बता दिया आपको,
सिंपल प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में बताया। ध्यान रखना पीटी में सवाल आ जाता है, पीटी में सवाल आ जाएगा सेक्शन 36 में जो प्रिवेंटिव रिलीफ है उसमें कौन कौन से इंजंक्शन के बारे में बोला गया है। टेम्परेरी, परपेचुअल, मैंडेटरी। खालिस टेम्परेरी, खालिस परपेचुअल, या ओनली परपेचुअल एंड टेम्परेरी, ठीक है, या फिर सारी की सारी। यस, ओनली, ठीक हो गया ना। मैंडेटरी तो परपेचुअल का ही एक वाइस वर्सा रूप है। क्यों? परपेचुअल के अंदर तो कुछ कोई काम ना करने के लिए कहा जा रहा है उसको, मैंडेटरी के अंदर कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वाइस वर्सा ही दोनों की दोनों। ठीक हो गया, सिंपल। फिर उसके बाद 37 आ गया। 37 में क्या था? टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन। टेम्परेरी के लिए तो सिंपल बोल दिया, सीपीसी में जाएगी, ठीक है ना। 37 2 के साथ आपको 38 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेसिफिक वो बना दिया है, ठीक है ना। होमवर्क ले जाना, ठीक है ना। आपको ये लिखना है कि परपेचुअल इंजंक्शन किन किन केसेस में ग्रांट करी जाएंगी या करी जाती है, ठीक है ना। सही। फिर एक दूसरा लिखो, जरा होमवर्क लिखो। इन व्हाट केसेस perpetual injunction shall be granted। ठीक है जी, सही, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिफरेंशिएट बिटवीन परपेचुअल एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। ये तो डिफरेंशिएशन में एक मेंस में लिख के आया था। सही है, सिंपल है। टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अननेसेसरी बर्डन भी नहीं बनाना आपने, लेकिन घर पे जाके 39 के दर्शन कर लेना ऑर्डर के, ठीक है। चलो आगे आओ। सेक्शन 40 पढ़ चुके हम, फिर भी एक बार कर देता हूं क्योंकि प्रिवेंटिव इंजंक्शन में अब इसका ट्रू मीनिंग पढ़ोगे। द प्लेंटिफ किसी सूट में जो कि परपेचुअल इंजंक्शन के लिए था अंडर सेक्शन 38 और मैंडेटरी इंजंक्शन अंडर सेक्शन 39। कितना इजी है। सेक्शन 39 में मैंडेटरी इंजंक्शन, ऑर्डर 39 में टेम्परेरी इंजंक्शन, सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजंक्शन, सेक्शन 37 में टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। ठीक हो गया, चलो। में क्लेम डैमेजेस क्लेम कर सकता है ईदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन। शाबाश, उसकी इच्छा है डैमेजेस क्लेम करनी है, कोई टेंशन नहीं। उसकी इच्छा है एडिशनली करे या सब्स्टिट्यूटिवली करे, अंडरलाइन बोथ। और को स्पेसिफिकली सर्कल करोगे। ये पहला सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि ईदर अल्टरनेटिवली और सॉरी एडिशनली और सब्स्टिट्यूटिवली। अदरवाइज हर जगह एडिशनली है तो एडिशनली, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली है तो अल्टरनेटिवली, सब्स्टिट्यूटिवली तो कहीं कहीं था क्या? सब्स्टिट्यूटिवली या अल्टरनेटिवली था? ठीक हो गया। हाँ, फॉर सच इंजंक्शन एंड द कोर्ट में यदि ठीक लगता है उसे अवॉर्ड कर देगी वो वाला डैमेज। बिल्कुल सही बात है। कोई भी रिलीफ डैमेज से जुड़ा हुआ ग्रांट नहीं किया जाएगा इस सेक्शन के अंदर जब तक कि प्लेंटिफ क्लेम ना कर ले स्वयं अपनी प्लेंट के द्वारा डैमेजेस को। सेम टू सेम प्रोवाइडेड दैट जहां पर वो डैमेजेस लेना भूल गया है तो कोई टेंशन नहीं, किसी स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग्स की कोर्ट जो अलाउ कर देगी प्लेंटिफ को कि वो अमेंड कर ले अपनी प्लेंट को उन टर्म्स के ऊपर जो कोर्ट को जस्ट लगे। ये प्रोविजन काफी बार रिपीट हुआ है ना। चलो, द डिसमिसल ऑफ अ सूट टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। डिसमिस हो गया है क्या? कौन सा सूट के प्रिवेंट कर दिया जाए ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ शैल बार हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस फॉर सच ब्रीच। ये एब्सोल्यूट बार भी आया है ना। जहां जहां पर ये प्रोविजन आया ऊपर वाला उसके ठीक नीचे ये बार आया, एक्सप्रेस बार। ठीक हो गया। तो सिर्फ रिपीटेशन कर रहे हो किन केसेस में? इंजंक्शन के केस में, परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी, या फिर दोनों एक ही केस के अंदर क्लेम करो। जनरली दोनों के दोनों जो इंजंक्शन है वो हर केस में दोनों के दोनों, जहां पर परपेचुअल करवा रहे हो वहां पे मैंडेटरी होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होता ही होता है। ठीक होगा जी। वहां पर डैमेजेस भी क्लेम करने होते हैं,
ठीक है ना। अगर नहीं करोगे तो फिर वो रेस जुडिकेटा का, ऑर्डर टू रूल 2 का पूरा फंदा लटकता है। ठीक हो गया। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिक्टेशन भी कर चुके हो। क्या पर्पज इसका? मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को बचाना। ठीक है ना, कोर्ट के नेसेसरी टाइम को, कोर्ट कंस्टिट्यूशन और कोर्ट की जो कैपेसिटी है कि भैया केसेस को जल्दी निपटाया जाए, ठीक है ना, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना। ठीक हो गया। चलो जी। ओहो, आओ जरा भैया, इंजंक्शन कब रिफ्यूज करी जा सकती है? 41। ठीक है ना, सही। ये ठीक पुराने वाला पैटर्न है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मना करी जा सकती है, कब रिफ्यूज करी जा सकती है। कौन सा सेक्शन था? 11 का 2 14 16। स्पेशल बार या फिर स्पेसिफिक बार? 20 में ना, वो तो सब्सिट्यूट सर्विस। एक सेक्शन किया था ना जिसके अंदर स्पेशल बार, पर्सनल बार था जिसके अंदर 16 ही है। चलो ठीक, मैं फिर अपना सवाल वापस लेता हूँ। चलो, एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड कहां पर? टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। शाबाश, मना कर दो जिसको कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं लेके आएगा आज के बाद। हम क्यों मना करें भाई? फंडामेंटल राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसका जितने मर्जी करे केस लेके आए, है ना। हम किसी की जुडिशियल रेमेडी के राइट को बार नहीं करवा सकते। यहाँ पे मैं सिर्फ लैंग्वेज चेंज करूंगा, बात वही कह रहा हूं मैं। हम किसी के भी जुडिशियल रेमेडी के राइट को इंजंक्ट नहीं करवा सकते कोर्ट से। ठीक हो गया। भय आएगा जब जब उसको तकलीफ होगी आएगा। ये कोर्ट सिस्टम किस लिए? अगला टैक्स भर रहा है, किस लिए भर रहा है? इतने सारे जजेस को फीस जा रही है। ठीक हो गया। चलो, कि रेस्ट्रेन कर दिया जाए किसी बंदे को क्या करने से? प्रोसिक्यूशन डालने से किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो कि पेंडिंग है एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जिसमें द इंजंक्शन इज सोट अनलेस सच रेस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी, जब तक कि ये जरूरी ना हो। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को भी बचाना, उसको भी प्रिवेंट करना। ठीक हो गया। अगेन, अब बार बार क्या होता है? बार बार क्या है, एक एप्लीकेशन जो है डिसाइड कर दी कोर्ट ने, ले दबा दब रोज वो एप्लीकेशन, तो क्या है, कोर्ट वहां पे बार भी कर सकती है। ये कौन सी एक मूवी आई थी ना, वो उदयपुर, वो वाली, वो जो दर्जी था जो गला काट दिया था, उसके बाद मूवी तो बनी उदयपुर फाइल्स वो आई थी। आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, डेली बेसिस पर उसकी कुछ ना कुछ न्यूज आती थी। ठीक है ना, अपने प्रधान जी, सुप्रीम कोर्ट की बाहर के प्रधान जी डेली खड़े रहते कोर्ट में। ठीक है जी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाता है और उनको इंजंक्ट कर देता है कि भैया बहुत हो गया यार, अगली बार आओगे तो हम पोस्ट भी लगाएंगे आपके ऊपर। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में देखो बहुत सारे क्या बोलते तरीके होते हैं, एसएलपी के बाद रिट, फिर एक रिट नहीं 5 तरीके की रिट है, फिर सर्टिफिकेट आ गया, फिर फिटनेस आ गई। ठीक है जी। और फिर वही पीआईएल आ गई, फिर मिसलेनियस पीएलएच आ गई, फिर क्रिमिनल आ गई, फिर सिविल आ गई। ठीक हो गया। फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट आ गया। ठीक है ना। फिर वो इमरजेंसी का सूट आया, फिर 142 की आ गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है जी। निरे तो लूप से। ठीक है जी। अब प्रधान जी को पता है अपने। ठीक है जी। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि भैया अब आप नहीं लेके आओगे, अगर आप लाओगे तो अगली बार हम कोस्ट लगाएंगे। कोस्ट का नाम सुनते ही अब सिब्बल जी जो है वो रुक गए, भाई अब नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। चलो, डन हो गया। क्यों? उनको इंजक्ट कर दिया। ठीक है। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट ने इंजंक्शन लगा दी, सुप्रीम कोर्ट के काम नहीं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोगों पर रहम करके बेल मैटर सुन लेता है, उसका जुडिक्शन नहीं है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक केस के अंदर किसी वकील को, किसी एक पार्टी को इंजंक्ट कर दिया। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनका जुडिक्शन नहीं, ये छोटे मोटे, ठीक है ना, चीजें। बी, कि रिस्टेन कर दिया जाए किसी व्यक्ति को कि वो इंस्टीट्यूट करे या फिर प्रोसिक्यूशन चलाए किसी प्रोसीडिंग में, किसी भी कोर्ट में, नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। ठीक है जी। ऊपर वाले कोर्ट में जिसमें इंजंक्शन सॉट करी थी, उससे नीचे वाले केस के अंदर जो है ना, इसको मना कर दो जी,
ये नीचे वाले कोर्ट में मेरे खिलाफ वो नहीं करेगा, कोई सूट नहीं डालेगा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं डालेगा। भाई डालेगा जब इसकी इच्छा होगी तो वो डालेगा। हम इसको इंजंक्ट नहीं करा सकते, किसी के भी जुडिशियल रेमेडी के राइट को इंजंक्ट नहीं करा जा सकता। केस फाइल करना फंडामेंटल राइट है, ठीक हो गया, सही। सी, टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, कोर्ट में ना जाए, किसी दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडी में चला जाए। मना कर दो इसको, ये पीएमओ को चिट्ठी नहीं लिखेगा। क्यों ना, इसको मना करो, मैं परेशान हूं ना, लिख दे भाई। टू रेस्ट्रेन, के रेस्ट्रेन किया जाए किसी बंदे को फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल मैटर। यस, जिसको मना कर दो, सिविल में केस चल रहा है तो सिविल का ही रखेगा, सिविल केस कितने फाइल कर लो मेरे खिलाफ, क्रिमिनल में नहीं जाएगा, इसको मना करो नहीं। अगर क्रिमिनल बनता है इसका तो क्रिमिनल में भी जाएगा। To prevent the breach of a contract of performance of which would not be specifically enforced, ठीक है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है जी, उसको इंजंक्ट करवाने के लिए आया है। यस, सिंपल है, चलो जी, मना कर देंगे इंजंक्शन, ये मना वाले चल रहे हैं। ठीक है जी। एफ, प्रिवेंट कर दिया जाए किस ग्राउंड पे, न्यूसेंस के ग्राउंड पे। चलो ये अपना न्यूसेंस को बॉक्स कर लेना। एन एक्ट ऑफ विच इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस, बिल्कुल सही बात है। न्यूसेंस के केस में जनरल इंजंक्शन लगाई जाती है, लेकिन न्यूसेंस के केस में जनरल इंजंक्शन उन केसेस में जिसमें न्यूसेंस प्रूव हो गई, पता ही नहीं लग रहा भाई न्यूसेंस है, ठीक है ना। लेट्स से एक आदमी को पर्सनल तकलीफ है किसी की मोटरसाइकिल से, ठीक हो गया, अब उसका साइलेंसर उतरवाने के चक्कर में, ठीक है, नहीं, क्लियर नहीं, रिफ्यूज कर देंगे। जी, प्रिवेंट कर दें क्या, कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्विजिट, ठीक है जी, सहमति आई है किसकी, प्लेंटिफ की, स्वयं की, ठीक है ना। और प्रिवेंट क्या करवा रहा है, कंटिन्यूइंग ब्रीच, नहीं, रिफ्यूज हो जाएगा। एच, जब इक्वली इफिकेशियस रिलीफ, बिल्कुल बराबर का इफिकेशियस इफेक्ट वाला रिलीफ जो है, कैन सर्टेनली बी ऑब्टेन किया जा सकता है बाय एनी अदर यूजुअल मोड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है जी। अगर आपके पास दूसरी कोई स्पेसिफिक बराबर की इफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल है और वो जो है जबरदस्ती इंजंक्शन दे रहा है तो रिफ्यूज कर दो, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में अगर वो इंजंक्शन लेने के लिए आया है तो डिनाई नहीं करना। चलो जी, एच ए, देखो नंबर लिखा है, कब आया है, यस, ठीक है ना। यदि इफ इट वुड impede or delay the progress or completion of any infrastructure project or interfere with the continued provision of relevant facility related thereto or service being the subject matter of such project, ठीक है जी। अब अगेन केस आ गया है, ठीक है ना, केस जो भी केस हो, लेकिन इंजंक्शन मांग रहा है, किस चीज को इंजंक्ट करवा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट कहाँ लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को। आगे ध्यान रखना, ये कर चुके हैं डिस्कशन, यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या कोई प्राइवेट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकती है, व्हाई नॉट। हमने महाराजा ढाबा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया था, हाँ वो तो मेट्रोपॉलिटन शहर हो जाए। प्राइवेट मॉल्स है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, सही। आप राजस्थान जैसे बड़े स्टेट में जाओगे तो लोग जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने अपनी जमीन के ऊपर जो है इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। हाँ, ठीक हो गया, ध्यान रखना, गवर्नमेंट कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो जो शेड्यूल में लिखे हुए, सिंपल है। चलो, आई, जब कंडक्ट प्लेंटिफ का या फिर उसके एजेंट का हैज बीन सच, ऐसा था कि डिसएंटाइटल हो जाए
टू बी द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट भाई उससे परेशान होगी, भाई तू चला जा, नहीं तेरा कंडक्ट बहुत बेकार है भाई, तेरे को बहुत बार मना कर रहे हैं लेकिन तू मान के ही नहीं दे रहा। तू ऐसा कर, टाटा बाय हो जा। नहीं नहीं मैंने केस फाइल किया, ले अपनी केस फाइल पकड़, निकल। अगेन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के रडार से नीचे गिर गए तो खत्म। जे, जब प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, कोई लेना देना नहीं है, कोई लोकस स्टैंडा ही नहीं है। चलो जी ठीक है, एक ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ब्रीच हो गया। मिस्टर सी हु आर यू, तू क्यों आ रहा भाई, तू इंजंक्शन इंजंक्शन क्यों ले रहा है? जी मेरा दिल टूट गया, निकल जाए। ठीक हो गया। लोकस स्टैंडाई मतलब तेरा क्या इंटरेस्ट ब्रीच हो रहा है, क्रिमिनल केस नहीं, ये सुविधा क्रिमिनल केस में अवेलेबल है। ठीक हो गया। फलाने जगह कोई अपराध हुआ, मैं चाहूं तो रोहतक में एफआईआर कटवा सकता हूं, पुलिस मना नहीं करेगी। ठीक हो गया। सिविल में ऐसा नहीं है, सिविल में तो आपको आपको इंटरेस्ट यानी आपको पार्टी होना हो केस अगर डालना है। सिंपल है, याद कर लो, सिंपल। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए है, सी में दूसरे लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए है, ठीक है जी। डी में क्रिमिनल मैटर के लिए है, ई में क्या है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, एफ में न्यूसेंस के लिए है, ठीक है ना, एफ में फटफटी, ठीक है ना। जी में किस चीज के लिए, कॉन्टिन्यूस न्यूज क्या कॉन्टिन्यूस ब्रीच के लिए, ठीक है जी। एच में सीधा दूसरी एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है ना। एच ए स्पेसिफिक 2018 याद रखना, ठीक है ना। चलो एच ए से कोई हॉस्पिटल कर दो, एच ए अगर कर दो हॉस्पिटल, अगेन हॉस्पिटल प्राइवेट या फिर सरकारी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है ना। एक बहुत मेरे को याद आ रहा है, 3 4 4 5 साल पहले एक इंडिजीनियस, ठीक है ना, एरोप्लेन लेकर एक बंदा तैयार करके सरकार के पास प्रपोजल लेके गया, बहुत सस्ता, ठीक है ना, और सस्ता सुंदर टिकाऊ, क्या समझ लो इस तरीके से। वो क्या चाह रहा था, वो चाह रहा था कि देश की जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो मेरे काम को आगे बढ़ाए। एक वो देखा होगा ना, वो बड़े मीम भी बढ़ते हो, शार्क टैंक, क्या प्रोजेक्ट है ये? क्या 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 शो है? स्टार्टअप्स आते हैं, यस, वो इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं। ये इन्वेस्टर्स बैठे हुए, ठीक है ना। एक के ऊपर तो केस भी हो गया है, एक वो नहीं जिसके मीम होते हैं, अभी मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ, वो फिलहाल वो जेल की यात्रा भी करके आया है। हाँ वो हाँ हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका शार्क टैंक से कोई लेना देना नहीं है, वो अदरवाइज है, ठीक है ना। अब वो आदमी पहुंचा, ठीक है ना, उस समय शार्क टैंक वगैरह नहीं था, देखो कितना समय से चल रहा है, उससे पहले की बात आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे प्रपोजल भी नहीं है, शार्क टैंक पे ऐसे प्रपोजल नहीं आते, ठीक है ना, ठीक है ना। एक दिन मैं वो देखने उसको देखने लग गया, एक वो परोठे लेके आ रहा है, परोठे पैक करके ऐसे, एक उसमें एक वो डब्बी सी में चटनी है, एक डब्बी में अचार है, एक डब्बी में वो है, फिर एक वो पता नहीं वो चश्मे वाला वैसे दाढ़ी मूछ बढ़ा के बैठा रहता है, वो बोलता है कि अबे ये तो ठंडा है, इस पे कैसे मक्खन लगेगा। अब जिन्हें परोठे मिल जाए बाहर खड़े हो, उसका तो बहुत है यो, ठीक है जी। अब वो गर्म थोड़ी ना सोचेगा, ठीक है जी। अब पता नहीं एक दिन वो पता नहीं क्या था, एक वो लेडी भी आती थी, वो लेडी तो मेरे ख्याल बाद में उसको तो टाटा बाय बाय बोल दिया कोई, हाँ कोई पता नहीं, बहुत पहना सा मुंह था उसका, वो बहुत पहना मुंह था उसका। वो बोलती हुई भी चुपती थी, वो देखती हुई भी चुपती थी। और वो एक वो एक वो इतना जबरदस्त प्रपोजल आया, मैंने तो एक देखा था प्रपोजल उसके ऊपर, जिसको बोलते हैं ना एब्सोल्यूट बिजनेस माइंड, ठीक है ना, जो भी ओकेजनली जो रैंडमली अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हो उनको बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। एक आदमी पूछा, सुबेरे सुबेरे जो है मैं फूलों की पत्तियां जो है ना आपको आपके घर के ऊपर डिलीवर करा दूंगा, ठीक है भाई। कुछ लोग जो है वो मंदिर जाते हैं ना, तो वो सुबह सुबह कौन जाएगा
वो दूसरा पता नहीं दूसरा कौन बैठा है, हम जाएंगे हम लेंगे भैया, और उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। लेकिन अरे वो है इस तरीके के माइंडसेट के लोग बैठे हुए। ठीक है ना, उसके पापा का पैसा था शायद उसके पास, आशा पाशा हम तो नहीं जाते, हाथ तो बच जा, फिर तेरे को कौन कह रहा है, लोग तो जा रहे हैं। बहुत बहुत शानदार प्रपोजल था। ठीक है ना, मेरे जैसा नास्तिक आदमी जिसके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, घर पे फूल आ जाएंगे, रोज 10 रुपए के फूल मंगवा लूंगा मैं। ठीक है ना, बढ़िया है। ठीक हो गया, चलो सही। एच ए पे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है जी। आई पे क्या आ गया था? कंडक्ट ऑफ प्रिंटिंग। आई से कर रहे हो इरिटेटिंग। जे पे लोकस्ट एंड आई, ठीक है ना, जानकारी में नहीं है या फिर अनजान है जे को, ठीक है ना, लोकस्ट एंड आई नहीं है, सिंपल। आओ जरा इंजंक्शंस को नेगेटिवली पढ़ते हैं, ठीक हो गया, सही। आओ जरा एक बार सेक्शन पढ़ते हैं, ध्यान रखना कोई केस लॉ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, एक इशारा है बस आपको। आप वकील नंबर 1 या कानून नंबर 1 की साइट के ऊपर जाओगे तो दबा कुछा कुछ कहीं मिल जाएगा, बट अगर केस लॉ मिले तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, मैं केस लॉ लिखवा दूंगा, ठीक हो गया। चलो, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, बॉक्स करो नेगेटिव एग्रीमेंट। आओ, notwithstanding anything contained in clause E of section 41, E में क्या था? E को भी याद करो, लगे याद, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट बोल दो, एग्रीमेंट। चलो, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंप्राइज होता है एक एफर्मेटिव एग्रीमेंट, एफर्मेटिव अफर्मेटिव हाँ वाला, ठीक है ना, टू डू अ सर्टेन एक्ट, कोई एक सर्टेन काम करने के लिए, कपल्ड विद साथ साथ में कोई नेगेटिव एग्रीमेंट, ना करने वाला काम, एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली नॉट टू डू ए सर्टेन एक्ट, कि कोई एक सर्टेन एक्ट नहीं करना। द सर्कमस्टांसेस, अब सर्कमस्टांसेस कैसे हैं? दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट अनेबल है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेल कराने में उस अफर्मेटिव एग्रीमेंट की, ठीक है ना। शेल नॉट प्रीक्लूड, शेल नॉट प्रीक्लूड को जरा बॉक्स कर लेना, या फिर नोट को तो कम से कम बॉक्स कर लो। वो प्रीक्लूड नहीं करे, प्रीक्लूडेड नहीं है कोर्ट, वो इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट, ठीक है ना। देखो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर बोल रहे हैं कि दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट बना है, उसी एग्रीमेंट में एक पार्ट अफर्मेटिव है, एक पार्ट नेगेटिव है। हर एग्रीमेंट की यही कहानी होती है, कुछ काम करने के लिए लिखा होता है, कुछ काम नहीं करने के लिए लिखा होता है, डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं हर एग्रीमेंट में। सिचुएशन ऐसी हुई, कोर्ट केस में चला गया, सॉरी केस कोर्ट में चला गया, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है जी। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन ऐसी है कि भैया इंजंक्ट नहीं कर सकते आप, इंजंक्शन नहीं करवा सकते, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखा है, हाँ, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते हो, ठीक हो गया, सही। और वो केस 41 के ई में भी आ जाता है, इंजंक्शन भी मना हो रही है उसमें, ठीक हो गया, सिंपल है। हालांकि लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज ई, के ई में जो भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, उसका वो भी बात करेंगे, लेकिन अगेन ई में डालो चाहे मत डालो, कहने का मतलब, ठीक है ना। नहीं हो रही, किस चीज की नहीं हो रही है? जो एफर्मेटिव पोर्शन ऑफ द एग्रीमेंट था कि ये फलाना काम करना है, वो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या फिर उसकी इंजंक्शन नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि द कोर्ट शैल प्रिक्लूडेड फ्रॉम pronouncing injunction in a negative agreement। क्या नेगेटिव इंजंक्शन, मैं इसको अब नेगेटिव इंजंक्शन बोल रहा हूं। एक एग्रीमेंट है, देखो जरा बड़े ध्यान से, ये लो जी, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी इसकी पार्टीज हैं, अगेन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे बिल्कुल जनरल और नॉर्मल चीज है, इसको अगेन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं, बस इसको जनरली समझना है आपने। क्या? ये देखो, ये तो है इसका पॉजिटिव पार्ट, है ना,
सारे यस यस यस, ये करना है, ये करो ये करो ये करो, ये वाली ड्यूटीज है। सेम कॉन्ट्रैक्ट का नेगेटिव पार्ट, भाई ये नहीं करना, 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 ये नहीं करना। ठीक है। 42 क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव इंजंक्शन नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट के पास पूरा अख्तियार है कि वो नेगेटिव इंजंक्शन को एनफोर्स करा ले। सही। आओ जरा एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। देखो लिखा है क्या, इलस्ट्रेशन लिखा गया नीचे। जो नहीं करना वो ड्यूटी लगा देगी कोर्ट। ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट द प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इज बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल जनरल है। देखो जरा बेरेट के अंदर देखो कुछ कमेंट है ना, यही तो हम देख रहे हैं। बैठे दो बस, चलो एक खाम खागी भी दिखी हुई है। हाँ बेसिकली जब ये लेक्सिस नेक्सिस वालों ने खींचा ना, ये देखो मेरे पास, ये देखो ये इसमें लिखा है केस, मैंने इसलिए उठाया था, इसमें भी नहीं लिखा। चलो ये देखो जी, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बोल रहा हूं बॉन्ड। बोल दूं, टेंशन तो नहीं। बॉन्ड क्या होता है, शर्तनामा ही तो होता है। भाई ये वाला काम करने के लिए आप अलाउड हो, ये वाला काम करने के लिए आप अलाउड नहीं हो। ठीक है। चलो ये लो जी, एक डॉक्टर, फिलोसोफर डॉक्टर, वो वाला नहीं। ठीक है ना। चलो उसकी सर्विसेज हायर कर ली है किसी यूनिवर्सिटी ने। ठीक है ना। भाई तू इतने से इतने घंटे हमारे यहाँ पे पढ़ाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। चलो गेस्ट फैकल्टी के जैसे बना लिया, जीएफ। चलो और साथ साथ में बॉन्ड पे क्या लिखा था, तू मथुरी, आप सिर्फ हमारे बच्चों को ही पढ़ाओगे। कब तक, बॉन्ड के टेन्योर तक, जो भी इसका टेन्योर, लेट से 1 साल या 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। यस नो, ये ठीक ऐसे ही है कि भाई किसी सिंगर को हायर कर लिया है, उसको बोल दिया कि भाई तू यू शैल परफॉर्म फॉर 2 नाइट्स इन अ वीक। ठीक है ना। और साथ साथ में क्या है, एक नेगेटिव एग्रीमेंट भी उसके अंदर कि आप किसी भी दूसरे होटल में, थिएटर में आप परफॉर्म नहीं करोगे जब तक आप मेरे पास आओ। आप सारा का सारा इंटेलेक्चुअल दिमाग जो है अपने यहाँ पे लगाओगे, अपने गाने बनाओगे और यहाँ पे अपना पढ़ाओगे, जो भी आप एक्ट करोगे, जो भी करना आप करोगे। ठीक है जी। ठीक हो गया। आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे पॉजिटिव, आप किसी दूसरी जगह पे परफॉर्म नहीं करोगे नेगेटिव। ठीक हो गया। सेम आप हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, हमारे केवल हमारे बच्चों को पढ़ाओगे, दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। ठीक है। चलो जी, मतभेद हो गया डॉक्टर का। हाँ ये एक्सपर्ट है, ये विशेषज्ञ है पढ़ाने का, जो ये पढ़ा देता है। ठीक है। इस वजह से यूनिवर्सिटीज में मारा मारी है। ठीक हो गया, सही। चलो गांधी जी का थोड़ा कच्चा है, दूसरी यूनिवर्सिटी ने पैसे दिखाए तो उधर झुक लिया है। ठीक है जी। चलो भैया वहां चलते हैं। इस वाली यूनिवर्सिटी को पता लग गया है, सिंपल,
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना अभी तक आपने पढ़ा है, ये मना कर रहा है मैं नहीं पढ़ाऊंगा तेरे पास, पैसे को लेकर मतभेद हो गया, हाँ हो गया पैसे को लेकर मतभेद, ठीक है ना। इसने तो बाद में देखा है, ये जो ऑफर था ना दूसरी यूनिवर्सिटी का, इसने बाद में देखा है, पहले इस यूनिवर्सिटी से पैसे का लेकर मतभेद हो चुका है, ठीक है ना। अब ये यूनिवर्सिटी, ये लो जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये केस लेकर आ गई वर्सेस डॉक्टर के अगेंस्ट में, क्या कि भैया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाइए, ठीक है ना। जनरल बताओ, अभी नेगेटिव नेगेटिव की तो मैं पूछ नहीं रहा, जनरल बताइए, आप एनफोर्स करा रहे हो, यस या नो, यू आर द कोड, यस, No, sir. नो, 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 Yes. यस, नो, वयस, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। वाई नो, बिकॉज Total is equal to personal qualification. पर्सनल क्वालिफिकेशन पे है, नहीं करवा सकते परफॉर्म स्पेसिफिकली, ठीक हो गया, वेरी गुड, सही। इसी से अब यहाँ पे निकलता है, जब परफॉर्म कराओगे तो इंजंक्शन लगवानी पड़ेगी, कैसे परफॉर्म कराओगे बिना इंजंक्शन लगाए, है ना। मैंडेटरी इंजंक्शन लगाओगे या परपेचुअल इंजंक्शन लगाओगे, कुछ काम करने के लिए कहोगे, ठीक है ना, सिंपल है, कोई काम ना रिपीट करने के लिए कहोगे, हो गया तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन 42 में क्या कह रहे हैं, 42 में कह रहे हैं कि भैया यू जो है ना, ये पॉजिटिव वाली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो इंजंक्ट नहीं करा सकता, लेकिन ये यू जो है, अगर इस पर्सनल क्वालिफिकेशन बंदे के अगेंस्ट में नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए इंजंक्शन अवेल करने के लिए कोर्ट में जाएगा, तो यस, कोर्ट बाउंड नहीं है, कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो नेगेटिवली भी इंजंक्ट कर देगा उसको, अगर ठीक लगेगा तो, ठीक हो गया। मैं पता नहीं कितने समय पहले जो है, मैं ना कोई वो जैसे कोई स्टोरी वगैरह पढ़ रहा था, अ, देख रहा था, पढ़ रहा था या देख रहा था पता नहीं, उस पे ना कोई बड़ा ही फेमस कोई एक्टर था, बड़ा ही फेमस, मेरे समय का, तुम्हारे समय का नहीं, बहुत मूवीज आई उसकी, एक से एक शानदार मूवीज, अचानक से वो गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि उसने बॉन्ड साइन कर दिए थे। बॉन्ड्स पे क्या लिखा होता है, बॉन्ड्स पे लिखा होता है कि मैं अगले 5 साल तक के लिए, ठीक है ना, कि भैया तेरे को हायर कर रहा हूँ 5 साल तक के लिए, हम ही तेरे को मूवी देंगे, यानी 5 साल तक के लिए अगर तुझे कोई दूसरा बैनर, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस तुझे कोई मूवी दे, अपॉर्चुनिटी, तू जो अवेल नहीं करेगा, ठीक है जी। हुआ क्या, उसने वो बॉन्ड साइन कर लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस हाउस था या फिर प्रोडक्शन हाउस था वो, ठीक है ना। लेकिन उस प्रोडक्शन हाउस ने 5 साल तक उसको कोई काम ही नहीं दिया, 5 साल में लोग भूल गए उस बेचारे को, जब तक वो बॉन्ड खत्म हुआ, बॉन्ड खत्म होने के बाद उसने जैसे तैसे करके एक मूवी अपने लिए अवेल करी, मूवी अवेल करने के बाद लेकिन वो चला नहीं। किसी ने ओरिजिनल कुली नंबर 1 देखी Yes, sir. है ना, उसमें जो साइड हीरो था, है ना, गोविंदा वाली, कुली 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 नंबर 1, Yes, sir. वो सिंपल कुली है, वो नंबर 1 नहीं है वो, हाँ हाँ वो, हाँ हाँ बुड़म बुड़म आएगा, नॉर्मल कुली है। हाँ वो एक तरह का, उसमें जो दूसरा लड़का है ना, ठीक है ना, वो बड़ा गंदा सा वो होता था, वो पूरे बाल यूं करके यहाँ तक वो बाल होते थे ना, जब मिथुन ऐसे लंबे बाल रख के पूरा मिलिट्री कमांडो बन जाता था, ठीक है ना, है ना। हम यूं सोचते थे कि ये जब हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो वो तो इतने मतलब सोफिस्टिकेटेड कट में होते हैं, ठीक है ना। अगर हम अपने घर में बाल थोड़ी सी लेंथ के बाद जब ज्यादा बढ़ाते हैं तो घर पत्थर उतर जाए,
और ये इतने लंबे लंबे बाल लेके ये ऑपरेशन कर रहा है मिलिट्री के। ठीक है जी। फिर जब बड़ा हुआ, जब समझ में आया कि ये सब जो है सही, बड़ा शानदार, बहुत शानदार एक्टर था। और वो बहुत छोटी उम्र में लग गया था काम करने में। खैर तुम्हें नहीं बताऊंगा, देख रहा हूँ। ठीक है, फिर उधर से पता नहीं, फिर एक्सीडेंट भी हो गया, फिर बेचारा शायद ही इज नो मोर नाउ। एक और है, जिसने वो देखी, किसी ने देखी, कोई मिल गया। हाँ, उसमें बहुत ही एक ही विलन था उस मूवी में, ओरिजिनल कोई मिल गया वो। किसमें क्या बैट का क्या था? अच्छा 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 अच्छा। नीरज बेदी के साथ। हाँ हाँ हाँ, वो लंबा लंबा सा लड़का है। ठीक, क्या पर्सनैलिटी उसकी। उसके सामने ऋतिक रोशन में चाय कम पानी लेता था, सही, लेकिन उसको जनरली, ठीक है ना, उसको ऐसे ही बॉन्ड मार में, बॉलीवुड का जनरल है कि उसको बॉन्ड में फंसा, जो जिसको बर्बाद करना हो उसको। आजकल एक और है, एक और फंसा हुआ है। ये कौन है? ये भूल भुलैया में जो आए पागल है, ये दांत बाहर निकले रहते हैं, कौन है? हाँ, कार्तिक आर्यन। हाँ ये करके करता रहता हूँ। सही, उसका बॉन्ड, उसको भी बॉन्ड में फंसाया हुआ है। इसको भी फेल करेंगे अभी, है कुछ ज्यादा ही मतलब। हाँ कहाँ गया? हाँ जी, डन। सही है, सिंपल है, सही। होमवर्क मिल गया। होमवर्क पे सिर्फ आपने ये लिखना है, ठीक है। दो केस है, एक केस 42 पे तो मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। नाम ढूंढना इसका, मिले तो। आज तक तो मिला नहीं। प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलो मिल गया इसका नाम, लिखो। डॉक्टर एस दत्ता वर्सेस डीयू। हाँ वर्सेस डीयू, 1958 सुप्रीम कोर्ट। सॉरी फॉर दी 90। 58। ठीक है, एक पेज, दो पेज है, दो पेज भी जबरदस्ती खिंचवाओगी तो खींचने वाली बात है। चलो इसके साथ में, इसके साथ में कहाँ गया? हाँ, मैं दो इंजंक्शंस और बता रहा हूं आपको, आपको वो ढूंढनी है कि उन इंजंक्शंस का मतलब क्या है। लिखो, देखो तीन इंजंक्शन का तो अपने को पता लग गया, ठीक है, इसलिए मैं नंबर 4 लिख रहा हूं। ठीक है, टेंशन तो नहीं है क्यों लिख रहा हूं मैं। लिखो एंटोन पिलोर। नंबर 5 मैरीबा। इंजंक्शन, एंटोन पिलोर या एंटोन पिलर इंजंक्शन, ये भी इधर भी इंजंक्शन लिख लो। पढ़ के आना इसके विषय में, ये क्या होती है, कौन सी इंजंक्शन होती है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है, कोई इसमें फर्क है? इंडिया में तो 3 थी, वो हम कर चुके। नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है ना, ये बस आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये जनरली जब एडीजे की तैयारी करते होते हैं ना, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल आ जाता है, डिफाइंड इंजंक्शन, ठीक है ना, तो उसमें फिर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जाना पड़ जाता है, ठीक है ना।
एडीजे की तैयारी वो बच्चा बहुत अच्छी कर सकता है सीनियर जुडिशरी की, जिसको जूरिस्प्रूडेंस बहुत अच्छे से आता है, वो बड़ा शानदार पेपर लिख के आएगा। ठीक हो गया, सिंपल। ये बेरक्ट हो गया है तुम्हारा। कल इसके ऊपर जो भी मिसलेनियस डिक्टेशन है वो कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं छुट्टी मार लेना, ठीक है। अगर लगता है छुट्टी तो हो ही नहीं है तुम्हारी, ठीक है। कल आ जाओ और प्लीज कृपया करके, ठीक है ना, पढ़ना इसको, ठीक है। आपको इवन इस सेक्शन के कितने हैं, 42 सेक्शन है बस। ये इसके कंटेंट भी याद नहीं हो रहे इस बार तो। हाँ हो गए। 29 में क्या है कल, ध्यान रखना। अगेन मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये जो पोर्शन जो तुम याद नहीं कर रहे हो ना, पीटी में से सारे सवाल इसी में से आएंगे। पहले ही ऑन कर रहा हूँ, एफिडेविट पे लिख के लेना मेरे से, एफिडेविट पे साइन करके मैं लिख के दे दूंगा। जो याद नहीं कर रहे हो वो सवाल एस सारे को उसी में से ही फंसेगा। हेडिंग में से सवाल आएगा, हेडिंग के अंदर से, और वो भी गलत करके आओगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, चाहे पीटी चाहे मेंस, ठीक है ना, सिर्फ एक नंबर से रहता है, फेलियर एक नंबर का है। जो 100 नंबर का गैप लिए बैठा वो फेल नहीं हो रहा, उससे को तो पहले हाथ जोड़ लेने चाहिए, ठीक हो गया। पास फेल एक नंबर का होता है, फेल उसके लिए है जो मेहनत कर रहा है और एक नंबर से फेल रह गया वो, ठीक है ना। मान लो जो गैप है 200 नंबर का, वो अगली बार मेहनत नहीं करेगा, ठीक है ना। वो जमीन फाड़कर कुएं में से पानी निकाल चुका है अपना, ठीक हो गया। दूसरी बार हिम्मत नहीं करेगा, सही। ये एक्सपीरियंस है, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितना याद करोगे उतना कम है, ठीक है। मैं इसको बंद कर दूं और सिर्फ 2 दिन ना देखूं, उसके बाद पीटी का सवाल आएगा मैं गलत कर दूंगा। मेरे को बहुत रिकॉल करना पड़ेगा, बहुत यार इसके बाद ये था उसके बाद ये था, बहुत मिसलीनियस मिसलीनियस हेडिंग भी आपस में मिल रही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है यार। और वो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना, उधर पीटी हॉल में बैठोगे यार, उस सिचुएशन को सोच के देखो जब आप बिल्कुल पॉइंट के ऊपर बैठे हो और आपको वो याद आ जाए, रिस्क पे तुक्का मार के आओगे वहां पे। अगर ठीक हो गया तो वो तुक्का लगेगा, ठीक होगा। और वो तुक्का भी कब लगेगा, आप कम से कम उस लेवल पे, उस स्टेज पे हो गया, और ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये खास वर्ड किसमें है, ये खास वर्ड एडिशनल, सब्स्टिट्यूटेड, अल्टरनेटिव है या सब्स्टिट्यूटेड है, किसमें क्या है, हद। क्या है 31 में, क्या है वॉइड है या वॉइडेबल है, क्या है 33 में, क्या है वॉइडेबल है, किसके भी आप पे है, 31 में किसके भी आप पे है, 33 में किसके भी आप पे है। बहुत मिसलेनियस है, और एब्सोल्यूट लैंग्वेज में से आएगा। और बहुत गुस्सा आएगा जब एक नंबर से फेल होगा ना, बहुत गुस्सा आएगा। और अपना तो रिजल्ट देख ही रहे हैं, कोई पीटी अटेम्प्ट करते समय ऊपर देखता है कि भाई जिसके इतने से कम नंबर आए वो फेल, वो तो टारगेट सपने में भी अचीव नहीं हो रहा। थ्रू आउट परफॉर्मेंस ऐसी ही चल रही है। आई होप जल्दी जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा इंस्टीट्यूशन में, ठीक है ना। तब तक के लिए तो ऐसे ही है। कल जो है मिसलेनियस डिक्टेशन होगी इसके ऊपर, और ये अगर देखो पढ़ के आए तो रिवीजन। और ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। एक वो जो कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, क्यों, क्योंकि आलस से इतना बड़ा हुआ है,